और कहानी की शुरुआत ही बड़ी अलग है, मतलब टिपिकल थ्रिलर जैसी नहीं। हाँ, वो सीन जहाँ किलर दामिनी को मारने वाला है, चाकू बिल्कुल करीब है और दामिनी डर नहीं रही, वो हंस रही है। बिल्कुल, और किलर को कहती है कि मेरा बॉयफ्रेंड तुम्हें ढूंढ लेगा। ये क्या है, मतलब इतनी हिम्मत या कुछ और चल रहा है उसके दिमाग में? यहीं से हमारी आज की बात शुरू होती है। वो तो सीन है रेलवे स्टेशन का। दामिनी इंतजार कर रही है गौतम का, और तभी किलर आता है, चेहरे पर स्प्रे करता है। दामिनी बेहोश होने लगती है, लेकिन ठीक उसी वक्त वो गौतम को आते देखती है और मुस्कुराती है। अजीब है ये भी। फिर किलर गौतम के अंधेपन का फायदा उठाता है। हाँ, वो दामिनी को ठीक उसके सामने से लेकर चला जाता है। यहाँ गौतम की बेबसी दिखती है, लेकिन वो पूरी तरह लाचार भी नहीं है। सिनॉप्सिस बताता है कि उसकी सुनने और सूंघने की शक्ति कमाल की है। अच्छा। उसे दामिनी की गिरी हुई अंगूठी मिलती है और वहीं से उसका शक पक्का हो जाता है। तो वो सिर्फ एक बेचारा प्रेमी नहीं है, बल्कि एक अलग तरह का जासूस बनने वाला है। बिल्कुल। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले थोड़ा फ्लैशबैक में चलते हैं। किलर का इंट्रोडक्शन। हाँ, अंगुलीमाल, क्या पता चलता है उसके बारे में? एक सोर्स बताता है कि उसका तरीका बड़ा ठंडा और क्रूर है। वो अपने शिकार से बात नहीं करता, बस सीधा मार देता है। बाप रे। एक सीन में तो वो एक लड़की का सिर काटते हुए भी दिखाया गया है। हाँ, ये उसकी मतलब मानसिक हालत की भयावहता दिखाता है। और दूसरी तरफ गौतम, उसका क्या बैकग्राउंड है? गौतम असल में रेडियो जॉकी दामिनी का फैन है। शुरू में एक तरफा प्यार जैसा लगता है। वो अपने दोस्त राजनायक की मदद से दामिनी का पीछा भी करता है। पीछा? ये थोड़ा अजीब नहीं लगता? हाँ, कुछ रिव्यूज में ये सवाल उठाया भी गया है कि ये प्यार है या जुनून। कहानी तो इसे रोमांटिक दिखाती है, पर सोचने वाली बात है। खैर, फिर गौतम एक शादी में दामिनी को प्रपोज करता है और दामिनी उसे सीधा हाँ नहीं कहती। वो एक चैलेंज देती है। क्या चैलेंज? कि कल एक खास जगह पहुंचकर दिखाओ। हिंट, रेडियो प्रोग्राम में मिलेगा। ओहो, और यही चैलेंज उसे उस रेलवे स्टेशन ले जाता है। हाँ, जहाँ से दामिनी किडनैप होती है। तो कहानी वापस प्रेजेंट में आती है, किलर के अड्डे पर। दामिनी का वो नीडर रवैया अभी भी है। हाँ बिल्कुल, वो किलर से कहती है 7 दिन में मेरा बर्थडे है, अगर मैं गौतम तक नहीं पहुंची तो वो तुम्हें ढूंढ निकालेगा। कमाल है। वो मनोवैज्ञानिक विश्लेषण वाला सोर्स क्या कहता है इस बारे में? वो कहते हैं कि दामिनी शायद अनजाने में ही सही किलर के ईगो को हवा दे रही है, उसे एक खेल में फंसा रही है। और किलर फंस भी जाता है? हाँ, वो चैलेंज एक्सेप्ट करता है, बल्कि वो एक कदम आगे बढ़ता है। क्या करता है वो एक वेश्या को मारकर उसकी लाश को दामिनी की जगह प्लांट करने की कोशिश करता है, सिर बदलने की धमकी भी देता है। कितना भयानक। लेकिन गौतम? यही गौतम की खासियत काम आती है। वो अपनी सूंघने की शक्ति से पहचान लेता है कि ये लाश दामिनी की नहीं है। वाह, यहाँ एक और किरदार का जिक्र है, डॉक्टर सुशीला, साइकियाट्रिस्ट। हाँ, वो पुलिस की मदद कर रही हैं। वो नोटिस करती हैं कि किलर का ये बिहेवियर उसके पैटर्न से अलग है। कैसे अलग है? वो कहती हैं कि ये किलर पहले कभी शिकार को जिंदा नहीं छोड़ता था, तो अब दामिनी को क्यों रखा है? क्या दामिनी ने उस पर कोई असर डाला है? दिलचस्प सवाल है। जांच कैसे आगे बढ़ती है फिर? गौतम पुलिस कमिश्नर से मिलता है, पर कुछ खास मदद नहीं मिलती। फिर एक कांस्टेबल है, अकबर। हाँ। वो गौतम को एक्स पुलिस ऑफिसर कमला के बारे में बताता है। कमला कौन है ये? कमला पहले इसी तरह के एक केस पर काम कर रही थी, लेकिन एक एक्सीडेंट में उन्होंने अपने हाथ पैर खो दिए, अब व्हील चेयर पर है। हो, तो ये टूटा हुआ लेकिन अनुभवी जासूस वाला एंगल है। हाँ, कुछ वैसा ही। शुरुआत में तो कमला गौतम को भगा देती है, शायद अपनी हालत और पुराने केस की वजह से कड़वी हो गई है। लेकिन फिर मान जाती है? हाँ, मान जाती है। शायद उसे गौतम में अपनी अधूरी लड़ाई पूरी करने का मौका दिखता हो। फिर कांस्टेबल अकबर की मदद से उन्हें पुराने केस की फाइल की कॉपी मिल जाती है। अच्छा, उस फाइल में क्या है? कमला उससे स्टडी करती है। 14 लड़कियां गायब हुई थीं, ज्यादातर कामयाब पेशावर थीं और सब दिन दहाड़े सड़क से उठाई गई थीं। पैटर्न तो साफ है, लेकिन तरीका कैसे करता था वो ये? इसका जवाब गौतम ढूंढता है। वो सारे क्राइम सीन दोबारा जाता है। और उसे क्या मिलता है? एक बड़ी अजीब सी कॉमन चीज, हर क्राइम सीन पर एक डस्टबिन था। डस्टबिन? इसका क्या कनेक्शन हो सकता है? सुनने में अजीब लगता है ना, लेकिन फिर बच्चों से एक और सुराग मिलता है। क्या? कि एक गायब हुई लड़की के हाथ में पप्पी था, मतलब कुत्ते का छोटा बच्चा। पपी, डस्टबिन, ये कैसे जुड़ता है? और तभी गौतम और कमला की थ्योरी बनती है। बहुत ही शातिर प्लान था किलर का। बताओ। वो प्यारे से पपी को डस्टबिन के पास छोड़ देता था, लड़कियां उसे देखकर रुकती थीं, गाड़ी से उतरती थीं।
तभी किलर स्प्रे करके उन्हें बेहोश कर देता था। बिल्कुल। कुछ रिव्यूज कहते हैं कि ये तरीका बड़ा ही अनोखा है, कुछ इसे थोड़ा फिल्मी मानते हैं। हाँ, पर कहानी के हिसाब से ये गौतम की अलग सोच दिखाता है। वो आम तरीकों से नहीं सोच रहा। बिल्कुल सही। अच्छा, इसके बाद किलर एक और लड़की को उठाने की कोशिश करता है पर नाकाम रहता है। शायद अब ज्यादा सतर्क हो गया है। लेकिन वो चुप नहीं बैठता नहीं, वो गौतम को डराने के लिए उसके घर के बाहर एक और लाश रखवा देता है। और साथ में एक मैसेज भी छोड़ता है, एडवांस हैप्पी बर्थडे। हाँ, ये दिखाता है कि वो इस पूरे मामले को एक खेल की तरह ले रहा है। उसका अहंकार साफ झलकता है। पर क्या इस लाश से गौतम को कोई सुराग मिलता है? हाँ, बहुत बड़ा सुराग, एक खास गंध, सफेद सुअर जैसी। सफेद सुअर? और गौतम को याद आता है कि पहली वाली लाश से भी ठीक यही गंध आई थी। तो मतलब पिग फार्म कनेक्शन? बिल्कुल, यहीं से शक की सुई पिग फार्म की तरफ घूमती है। इसी बीच कहानी में एक और एंगल आता है, पुलिस के अंदर का भेदी। हाँ, मुथ्थू नाम का पुलिस वाला, वो किलर के लिए काम करता है और कमिश्नर को गलत जानकारी देता रहता है। सिस्टम की कमजोरी दिखाता है ये। हाँ, मुथ्थू खुद उस पिग फार्म पहुंचता है और वहां उसका सामना होता है फार्म के मालिक से, जो असल में किलर है, अंगुलीमाल। सही। अंगुलीमाल मुथ्थू को पहचान लेता है, उसे इंजेक्शन देकर बेहोश करता है और उसे उसी कमरे में ले जाता है जहां दामिनी कैद है। हाँ, दामिनी मुथ्थू को भागने के लिए कहती भी है पर वो इतना डर जाता है कि हिल भी नहीं पाता। और किलर उसे भी मार देता है। हाँ, दामिनी अब किलर की क्रूरता को बहुत करीब से देख रही है। ये शायद उसके मन पर असर डाल रहा हो। उधर गौतम का क्या हाल है? सबूत तो मिल नहीं रहे। वो निराश होने लगता है। तभी किलर की गाड़ी उसके घर के पास आती है। किलर खुद आता है। शायद गौतम जानबूझकर एक कैक्टस का पौधा लेकर बाहर निकलता है, शायद किलर को उलझाने के लिए। लेकिन तभी उसका दोस्त राजनायक, हाँ, राज, जो हमेशा गौतम की आंखें बना रहा, वो किलर की गाड़ी का पीछा करता है और मारा जाता है। किलर उसे मार देता है। ये गौतम के लिए बहुत बड़ा झटका है, वो एकदम टूट जाता है। और किलर यही नहीं रुकता। नहीं, वो राज के ही फोन से गौतम को कॉल करता है, धमकी देता है कि दामिनी के जन्मदिन पर उसे मारेगा। हे भगवान, कितनी क्रूरता है। लेकिन देखो, यहीं एक और सुराग मिलता है, अनजाने में। क्या? पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चलता है कि राज नायक के दाहिने हाथ की छोटी उंगली कटी हुई थी। कटी हुई उंगली? ये किसकी हो सकती है? राज की तो नहीं? नहीं, ये किलर की उंगली हो सकती है, जो शायद लड़ाई में कटी हो। पर गौतम अभी इस पॉइंट को पकड़ नहीं पाता, वो हार मानने लगता है। लेकिन कमला उसे संभालने की कोशिश करती है। हाँ, वो उसे झिड़कती है, कहती है अगर हारना ही था तो मुझे इस अंधेरे से बाहर क्यों निकाला। कमला अपने एक्सीडेंट का भी जिक्र करती है। हाँ, कि वो कॉलेज की सीढ़ियों पर हुआ था और ये कॉलेज शब्द गौतम के दिमाग में क्लिक कर जाता। बिल्कुल, वो उसी कॉलेज पहुंचते हैं। सीसीटीवी फुटेज देखते हैं। फुटेज में क्या दिखता है? प्रिंसिपल के साथ एक आदमी। प्रिंसिपल बताता है कि वो आदमी लेफ्ट हैंडेड था और अपना दाहिना हाथ हमेशा जेब में रखता था। लेफ्ट हैंडेड, दाहिना हाथ छुपाना, कटी हुई उंगली। हाँ, गौतम को तुरंत सब समझ आ जाता है। राजनायक के सामान से मिली वो कटी हुई छोटी उंगली किलर की ही थी, जो राज ने मरने से पहले शायद छीनी होगी। लगता तो यही है। अब सारे डॉट्स कनेक्ट हो जाते हैं। पिग फार्म, गाड़ी का साइज, लेफ्ट हैंडेड होना, कटी उंगली, सब अंगुलीमाल की तरफ इशारा करते हैं। ये अंगुलीमाल नाम भी अजीब है। क्या इसका बुद्ध कथा वाले डाकू से कोई लेना देना है? कहानी सीधे तौर पर तो नहीं कहती, पर ये कनेक्शन दिमाग में आता जरूर है। शायद ये नाम सिंबॉलिक हो। खैर, अब उन्हें किलर का पता चल गया है। हाँ, पहचान और ठिकाना दोनों पता है। गौतम और कमला पिग फार्म पहुंचते हैं। उन्हें अंगुलीमाल के ऑफिस से एक नक्शा मिलता है। और उधर दामिनी, वो कोठरी में अकेली नहीं है। कौन है उसके साथ? रेचल नाम की एक अधेड़ उम्र की औरत। और वो जो बताती है वो कहानी का सबसे चौंकाने वाला मोड़ है। क्या बताती है वो? कि वो अंगुलीमाल की बचपन की टीचर थी और वो उसे रोज 60 बेंत मारती थी। क्या 60 बेंत रोज? और अब अंगुलीमाल वही सजा दामिनी पर दोहरा रहा है। हे भगवान, ये तो साइकोलॉजिकल एनालिसिस इस पर क्या कहता है? वो इसे क्लासिक ट्रॉमा रिएक्टमेंट कहते हैं। किलर अपने बचपन के दर्द को फिर से जी रहा है, दूसरों पर थोप रहा है। तो उसकी क्रूरता के पीछे इतना दर्दनाक बचपन है। हाँ, वो ये भी बताता है कि उसने उस पुलिस वाले को क्यों मारा जिसने बचपन में उसका शोषण किया था। ये सब चल ही रहा होता है कि गौतम और कमला पहुंच जाते हैं। अलार्म बज जाता है। क्लाइमैक्स। हाँ, अंगुलीमाल गौतम पर हमला करता है। तभी कमला की माँ, जो शायद पास ही रहती है, वो क्या करती है? वो इलाके की बिजली काट देती है। अंधेरा हो जाता है। अब लड़ाई अंधेरे में होगी। यहाँ तो गौतम को फायदा होगा। बिल्कुल, अंधेरे में गौतम भारी पड़ता है। अंगुलीमाल हार मान लेता है, कहता है मैं हार गया, मार डालो मुझे। लेकिन गौतम उसे मारता नहीं है। नहीं, वो उसे चाकू से घायल जरूर करता है, पर फिर बिजली का झटका देकर बेहोश कर देता है। यहाँ वो बदला लेने की बजाय न्याय का रास्ता चुनता है एक तरह से। वो दामिनी को आजाद करता है। लेकिन जब वो भाग रहे होते, अंगुलीमाल होश में आकर चीखता है। क्या कहता है? टीचर प्लीज मुझे अकेला मत छोड़ो। ये आवाज एक किलर की नहीं, एक डरे हुए बच्चे की लगती है। ओह, दामिनी इस पर क्या करती है? वो चाबी फेंक देती है, शायद दया में,
लेकिन रेचल, वो टीचर, वो चाबी निगल लेती है। क्या? क्यों? उसे सजा देने के लिए या बचाने के लिए? पता नहीं, ये बहुत अजीब है। कहानी इसे खुला छोड़ देती है। और अंगुलीमाल? वो गुस्से में रेचल का पेट फाड़कर चाबी निकालता है बाप रे। और खुद को आजाद कर लेता है। पर तब तक गौतम, दामिनी, कमला निकल चुके होते हैं। तो किलर बच निकलता है? उस वक्त तो हाँ, लेकिन कहानी का अंत वो सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर करता है। हाँ, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस वाला सीन है ना? बिल्कुल। पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, दामिनी बयान देती है और वो जो कहती है वो हैरान करने वाला है। क्या कहती है दामिनी? वो कहती है, मैंने उसमें किलर नहीं, बस एक अकेला बच्चा देखा जिसे प्यार की जरूरत थी। अगर मैं उसकी माँ होती तो वो किलर नहीं बनता। ये क्या था? स्टॉकहोम सिंड्रोम या सच्ची हमदर्दी? मनोवैज्ञानिक विश्लेषण कहता है कि दामिनी शायद उसके दर्द को समझ पा रही है, उसकी क्रूरता के पीछे का कारण देख पा रही है। वो उसे राक्षस नहीं, एक बिगड़े हुए इंसान की तरह देख रही है। और अंगुलीमाल वो क्या करता है? वो टीवी पर दामिनी का ये बयान देखता है। शायद जिंदगी में पहली बार उसे लगता है कि किसी ने उसे समझा है। और इस एहसास का क्या नतीजा होता है? वो पहाड़ से कूदकर आत्महत्या कर लेता है। ओह, तो ये है अंत कहानी का। हाँ, क्या ये पश्चाताप था या ये मायूसी कि उसे वो समझ कभी नहीं मिल पाएगी जिसकी उसे जरूरत थी? कहानी ये दर्शक पर छोड़ देती है। तो ये थी कहानी, एक अंधा हीरो, एक बहुत मजबूत विक्टिम और एक ऐसा विलन जिसके पीछे दर्दनाक अतीत था।